नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बद, तो देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा आज होगी शुरू। दोनों सदनों में चर्चा की शुरुआत महिला सांसद करेंगी। लोकसभा में चर्चा के लिए 12 घंटे का समय रखा गया है। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत हिना गावित करेंगी। एसपी सिंह बघेल दूसरे वक्ता होंगे। लोकसभा में चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को शाम करीब 5 बजे देंगे। राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत कविता पाटीदार करेंगी। विवेक ठाकुर दूसरे वक्ता होंगे। राज्यसभा में चर्चा के लिए 14 घंटे का समय तय किया गया। प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में चर्चा का जवाब 7 फरवरी को 2 बजे देंगे। भाजपा की तरफ से संसद के दोनों सदनों में कई वक्ता होंगे, जिनके चयन के जरिए वोटरों को संदेश देने की कोशिश होगी। कुछ मंत्री भी चर्चा में लेंगे हिस्सा। चंपई सोरेन आज झारखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर लेंगे शपथ। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के विधायक चंपई सोरेन को देर रात झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए किया आमंत्रित। चंपई सोरेन को अगले 10 दिन में बहुमत साबित करना होगा और इससे पहले सत्ताधारी विधायकों ने 2 बार राज्यपाल से मुलाकात की थी। झारखंड में चंपई सोरेन के जरिए 43 विधायकों के समर्थन पत्र के साथ सरकार बनाने का दावा किया गया। हालांकि हेमंत सोरेन का इस्तीफा होने के बाद अगले 24 घंटे तक सूबे में कोई भी सीएम नहीं था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी के रिमांड पर आज होगी सुनवाई। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट से हेमंत सोरेन के रिमांड की मांग की थी। हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। अदालत में सुनवाई के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को न्यायिक अभिरक्षा में रांची जेल भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की विशेष पीठ कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुनवाई करेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने गुरुवार को सोरेन की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित की। हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित विशेष पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एम संदुरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी है। पीठ आज सुबह 10:30 बजे करेगी सुनवाई। प्रधानमंत्री आज भारत मंडपम में भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली परिवहन संपर्क प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 संपूर्ण परिवहन संपर्क और मोटर वाहन उद्योग मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। एक्सपो में प्रदर्शनी, सम्मेलन, क्रेता विक्रेता बैठकें, राज्य सत्र, सड़क सुरक्षा मंडप और गो कार्टिंग जैसे जन केंद्रित आकर्षण भी शामिल। 50 से अधिक देशों के 800 से अधिक प्रदर्शनी आयोजकों के साथ भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, स्थायी समाधानों और परिवहन की नई तकनीकों पर डालेगा प्रकाश। राष्ट्रपति आज हरियाणा के फरीदाबाद में 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 का करेंगे उद्घाटन। इस मेले में हस्तशिल्प और भारत की सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विविधता को किया जाएगा प्रदर्शित। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में लगभग 50 देश हिस्सा लेंगे। इन देशों में इथियोपिया, घाना, कीनिया, नामीबिया, नाइजीरिया, युगांडा, जिम्बाब्वे, मॉरिशस, म्यांमार, नेपाल, रूस, श्रीलंका सहित अन्य कई देश शामिल। मेला आम जनता के लिए 18 फरवरी तक रहेगा खुला। सूरजकुंड मेला में तंजानिया भागीदार राष्ट्र के रूप में भाग लेगा। गुजरात थीम राज्य है जो क्षेत्र के विभिन्न कला रूपों और हस्तशिल्प के माध्यम से अपनी अनूठी संस्कृति और समृद्ध विरासत का प्रदर्शन करेगा। पर्यटक सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक मेले का भ्रमण कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल के रूप में सूरजकुंड मेला प्राधिकरण दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और सेवारत रक्षा कर्मियों और पूर्व सैनिकों को प्रवेश टिकटों पर 50% की छूट करेगा प्रदान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल उद्यान उत्सव 1 2024 की शोभा बढ़ाई। उद्यान उत्सव के 1 के तहत अमृत उद्यान आज से 31 मार्च तक के लिए जनता के लिए रहेगा खुला। उद्यान उत्सव 1 के लिए बुकिंग visit.rashtrapatiBhavan.gov.in पर ऑनलाइन
कर सकते हैं। साथ ही गेट संख्या 35 के बाहर स्थित जो कायोस्क है उसके जरिए भी की जा सकती है बुकिंग। वहीं जो विजिटर्स हैं वो मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक चाबियां, पर्स, हैंडबैग, पानी की बोतलें और जो छोटे शिशु हैं उनके लिए दूध की बोतलें ले जा सकते हैं। उद्यान उत्सव 1 के लिए पहुंचने वाली जो लोग हैं वो अमृत उद्यान के अलावा राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन में जो संग्रहालय है वो भी देख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का आज शाम को दीक्षांत समारोह है, जिसमें 2023-24 बैच के 800 से अधिक शोधार्थियों को डॉक्टरेट की डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस अवसर पर होंगे मुख्य अतिथि। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कंवल सिब्बल और कुलपति शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित समारोह का जो है वो अगुवाई करने वाली है। दीक्षांत समारोह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद सभागार में किया जाएगा आयोजित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में INS संधायक के जल अवतरण समारोह में शामिल होंगे। इसमें नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार और वरिष्ठ नौसेना और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के अधिकारी और अन्य विशिष्ट गणमान्य अतिथि होंगे शामिल। INS संधायक गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में बनाया गया था और इसमें 80% से अधिक स्वदेशी कलपुर्जे हैं। ये डिजाइन युद्धपोत निर्माण में भारत की विशेषज्ञता की पुष्टि करता है। लगभग 3800 टन क्षमता का 110 मीटर लंबा पोत INS संधायक 2 डीजल इंजनों द्वारा संचालित ये पोत अपने पूर्ववर्ती संस्करण से नए स्वरूप में लाया गया। पूर्ववर्ती संधायक को 4 जून 2021 को सेवा मुक्त कर दिया गया था। नवीकरणीय पोत की गति 18 नॉट से अधिक है और हिंद महासागर क्षेत्र भारतीय उपस्थिति का महत्वपूर्ण ये हिस्सा होगा। ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट का फैसला आने के बाद वाराणसी में आज जुमे की नमाज को लेकर पुलिस काफी सतर्क। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल फ्लैग मार्च कर रही है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा जाएगा। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री आवास में ये ड्राफ्ट सौंपेंगी और कल कैबिनेट के सामने से पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधान मंडल का बजट सत्र आज से होगा शुरू। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में 5 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्ताव करेंगे पेश। 12 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया AIC। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। NPS में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया AIC। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। गुजरात विधानसभा में वित्त मंत्री कनुभाई देसाई आज राज्य का बजट करेंगे पेश। ये अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। वहीं गोवा विधानसभा का बजट सत्र आज से होगा शुरू। 10 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत 8 फरवरी को राज्य का बजट करेंगे पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को श्री कलिकधाम का शिलान्यास करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट एक्स में प्रधानमंत्री ने श्री कलिकधाम की आधारशिला रखने के लिए आमंत्रित करने के लिए श्री आचार्य प्रमोद कृष्णम को किया धन्यवाद। अमेरिका ने भारत को हथियारों से लैस 31 MQ-9B प्रीडेटर लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की बिक्री के लिए दी मंजूरी। इन ड्रोन्स की अनुमानित लागत 3.99 अरब डॉलर यानी 33,000 करोड़ रुपए।
31 MQNB प्रेडेटर लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन से समुद्री मार्गों की निगरानी एवं टोही गश्ती क्षमता और भविष्य के खतरों से निपटने में भारत की क्षमता में इजाफा होगा। बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस को आपूर्ति के बारे में सूचना दी है। उत्तर भारत समेत दिल्ली और आसपास के इलाकों में शीतलहर और घना कोहरा जारी, जिसकी वजह से सड़कों पर दृश्यता बुरी तरह से प्रभावित हुई। कोहरे के साथ ही ठंड की स्थिति लोगों को कर रही है परेशान। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी ने मौसम का मिजाज बदल दिया। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते हिमाचल के जिलों में भारी बर्फबारी हुई। रोहतांग में सबसे ज्यादा 1 फीट तक ताजा बर्फ गिरी। लाहौल स्पीति में बर्फबारी की वजह से स्कूल और कॉलेज 3 फरवरी तक बंद रहेंगे। शिमला, चंबा, कुल्लू मनाली की ऊंची चोटियों पर भी 2 से 10 इंच तक की बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी हुई। गुलमर्ग इलाका सफेद चादर से ढक गया। दरअसल जम्मू कश्मीर में सर्दी की पहली बर्फबारी हुई है। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग इस मौसम में और भी ज्यादा गुलजार हो जाता है। लोग परिवार के साथ यहाँ घूमने आते हैं और बेहतरीन दृश्यों का आनंद उठाते हैं। आज वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया। वेटलैंड यानी नदी, तालाब, पोखर और ऐसे जलक्षेत्र जहां हमेशा या साल के कई महीने जल भरा रहता है। वेटलैंड्स जंतु ही नहीं बल्कि पौधों के लिए भी एक समृद्ध तंत्र है और यहाँ पर उपयोगी वनस्पतियों के साथ साथ औषधीय पौधे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। भारत ने सूची में 5 और वेटलैंड्स जोड़कर रामसर स्थलों मतलब अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स की संख्या 80 तक बढ़ाई। रामसर कन्वेंशन की महासचिव मुसौंडा मुंबा आज इंदौर के सिरपुर रामसर साइट पर आयोजित होने वाले वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 में भाग लेने के लिए भारतीय दौरे पर। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बीते बुधवार को उनसे मुलाकात की। भाजपा प्रवक्ता श्वेता पूनावाला ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिया आड़े हाथों। ईडी के बार समन भेजने के बाद भी हाजिर न होने पर श्वेता पूनावाला ने कहा कि केजरीवाल बार एक ही राग लापते हैं कि हम करेंगे मिलकर भ्रष्टाचार और कार्रवाई होगी तो चिल्लाएंगे अत्याचार। उन्होंने केजरीवाल से सवाल पूछा कि सहयोगी कांग्रेस पार्टी आपके खिलाफ शराब घोटाले में जांच क्यों चाहती है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आयोग के समक्ष उपस्थित रहने के लिए समन किया जारी। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को 8 फरवरी के दिन दोपहर 2 बजे उपस्थित रहने के लिए कहा गया। पश्चिम बंगाल राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की पिछड़ी जातियों की सूची में कुल 170 से ज्यादा जातियां शामिल हैं, जिसमें 118 जातियां मुस्लिम समाज की हो चुकी हैं और उसी को लेकर आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को किया तलब। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है और यही वजह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से दुनिया के मानचित्र पर उभर रही है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत अब 2 दिन आगे बढ़ गई। नई व्यवस्था के तहत 12 फरवरी को राज्यपाल दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। इसी दिन नई सरकार विश्वास मत का प्रस्ताव करेगी पेश। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन आर्थिक समीक्षा पेश होगी और माना जा रहा है कि 13 फरवरी को राज्य का 2024-25 का बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र 1 मार्च तक चलेगा। पहले 10 फरवरी से बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत होनी थी और 12 फरवरी को आम बजट पेश होना था। गौरतलब है बजट सत्र की शुरुआत अब पहले 5 फरवरी से निर्धारित की गई थी। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु लगातार उनके दर्शन के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। उनकी सुरक्षा का सरकार पूरा ध्यान दे रही है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता जल्द ही लागू होने वाली है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली यूसीसी समिति आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपेगी। ड्राफ्ट मिलने के बाद कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिलेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया AIC। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। NPS is a mode of creating post-retirement corpus having 2 basic characters with its hand: disciplined saving
एंड विजिलेंट इन्वेस्टमेंट। अगर ये दोनों उसके क्राइटेरियाज मीट आउट होते हैं तो रिटायरमेंट कॉर्पस को पैदा करने के लिए इससे बढ़िया तरीका जो सिंपलेस्ट मोड में है वो और कोई अवेलेबल नहीं है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अब अन्य खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कर छूट हासिल करने के लिए इकाई स्थापित करने की समय सीमा 1 साल के लिए बढ़ा दी है। बजट में वित्त मंत्री की ओर से ऐलान किया गया कि सरकार 1 करोड़ घरों में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने का करेगी कार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण योजना के माध्यम से वितरित अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी की योजना को 2 और वर्षों यानी 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने की अनुमति दी है। आरबीआई ने बताया कि 2000 रुपए के लगभग 97% से ज्यादा नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए और अब केवल 8,897 करोड़ रुपए के नोट अभी जनता के पास हैं। केंद्रीय बैंक ने पेटीएम के किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट या फास्टैग इत्यादि में जमा या टॉपअप स्वीकार करने से रोक दिया है। भारत को बेहद अनिश्चित दुनिया में स्थिरता के स्तंभ के रूप में देखा जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत पूरे पृथ्वी को नौकरियां दे रहा है, ये कहना है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष अतुल केशव का। और यूएस आईबीसी अध्यक्ष ने भारत में पेश हुए बजट की तारीफ करते हुए भारत के बढ़ते कद पर जोर दिया। अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही का लाभ बढ़कर 2 गुने से अधिक हुआ। फरवरी महीने के पहले दिन ही ऑटो कंपनियों के जनवरी के जो बिक्री के आंकड़े हैं उसे जारी किया गया। मारुति सुजुकी, एस्कॉर्ट्स, कुबोटा और एमएनएम समेत कई अन्य ऑटो कंपनियों ने अपने जनवरी 2024 के बिक्री के आंकड़े किए जारी। प्राज इंडस्ट्रीज का मुनाफा 13% बढ़कर 70 करोड़ रुपए, आय 9% गिरी। प्राज इंडस्ट्रीज ने अपने तिमाही नतीजे जारी कर दिए। कंपनी का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 13% बढ़ा। टाटा ग्रुप आईफोन असेंबली प्लांट लगाने के लिए टाटा ग्रुप तमिलनाडु के होसूर सिटी में अपनी दूसरी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए ताइवान फर्म पेगाट्रॉन के साथ जॉइंट वेंचर बनाने पर कर रहा है बातचीत। टाटा मोटर्स की वाहन बिक्री में सालाना आधार पर 6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कंपनी ने इस दौरान 86,125 इकाइयों की बिक्री की। वाहन विनिर्माता मारुति सुजुकी इंडिया की जनवरी में कुल वाहन बिक्री सालाना आधार पर 5% बढ़कर 1,99,364 इकाई हुई। कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी। एनटीपीसी लिमिटेड संकट में फंसी। 1800 मेगावाट क्षमता के एसके महानदी थर्मल परियोजना के लिए बोली लगाने का फैसला किया गया। यह आधिकारिक बयान कंपनी ने जानकारी में दिया। अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग से जुड़ी आवासीय योजना की घोषणा का रियल एस्टेट क्षेत्र ने स्वागत किया और इसे सभी के लिए मकान सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप करार दिया। वित्त वर्ष 2010 तक के मुद्दों के लिए 25,000 रुपए तक की सीमा और वित्त वर्ष 2011-15 के लिए 10,000 रुपए तक की सीमा के साथ बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लेने से लगभग 1 करोड़ करदाताओं को होगा लाभ। रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार निकी हेली ने अपने गृह राज्य दक्षिण कैरोलिना में समर्थकों से आगामी प्राइमरी में मतदान करने के लिए कहा। इस दौरान निकी हेली ने जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर हमला बोला। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि मध्य पूर्व में एक खतरनाक क्षण, लेकिन अमेरिका व्यापक संघर्ष से बचने के लिए करेगा काम। साथ ही ऑस्टिन ने दोहराया कि अमेरिका जॉर्डन में हुए घातक हमले पर बहुस्तरीय प्रतिक्रिया देगा जिसमें अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। लॉयड ऑस्टिन ने सुझाव दिया कि अमेरिकी सेनाओं के खिलाफ ईरान समर्थित समूहों के खतरे से निपटने के लिए बहुस्तरीय प्रतिक्रिया अपनाई जाएगी। बोलिविया के पूर्व राष्ट्रपति इवो
मोरालेस के समर्थकों के साथ राजनीतिक गतिरोध के बीच बोलीविया में विरोध प्रदर्शनों के बाद परिवहन और आपूर्ति मार्ग बाधित हो गए। जो प्रदर्शन थे उसमें नाकाबंदी के 12वें दिन ईवो मोरालेस समर्थक न्यायिक चुनावों की मांग कर रहे हैं। ये बोलीविया की संवैधानिक अदालत के फैसले के बाद आया कि पूर्व राष्ट्रपति 2025 में चुनाव नहीं लड़ सकते और राजनीतिक गतिरोध के बाद भूमि पर परिवहन मार्ग और जटिल हुए हैं। कुछ यात्री भी फंसे हुए हैं। साथ ही बोलीविया के कई शहरों में भोजन और ईंधन की कमी की खबरें आ रही हैं। आतंकी संगठन हूती के नए लड़ाकों ने अपने हथियारों का प्रदर्शन करने और गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए अपना समर्थन दिखाने के लिए सना में एक परेड का आयोजन किया। अमेरिका ने इराक और सीरिया के भीतर ईरान कर्मियों और प्रतिष्ठानों सहित अन्य लक्ष्यों के खिलाफ श्रृंखलाबद्ध हमलों की योजना की मंजूरी दी है और अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि हमले कई दिनों तक किए जाएंगे। मौसम की स्थिति के अनुसार उनका समय और स्थान तय किए जा सकते हैं। सीरियाई सीमा के पास जॉर्डन के टावर 22 ठिकानों पर एक ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने के बाद आया है। अमेरिका ने उस हमले के लिए ईरान समर्थित मिलिशिया समूह को जिम्मेदार ठहराया। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति केस सईद के मुख्य विरोधियों में से एक रिचर्ड घनौची को 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई। ट्यूनीशिया न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई और रिचर्ड घनौची अप्रैल से जेल में बंद हैं। तुर्की में अमेरिकी कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल फैक्ट्री में 7 लोगों को बंधक बनाया गया, जिसमें 6 पुरुष 1 महिला शामिल। बंधकों के परिजन प्रॉक्टर एंड गैम्बल फैक्ट्री के बाहर अपने प्रियजनों का कर रहे हैं इंतजार। गौरतलब है कि गजा में इजरायल के सैन्य अभियान के खिलाफ एक स्पष्ट विरोध प्रदर्शन में एक व्यक्ति ने 7 लोगों को बंधक बनाया। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट आज से विशाखापट्टनम में। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला। इंग्लैंड के युवा स्पिनर शोएब बशीर भारत के खिलाफ विशाखापट्टनम में होने वाले दूसरे टेस्ट में अपने सीनियर डेब्यू के रूप में करने वाले 20 वर्षीय शोएब बशीर घायल जैक लीच की जगह लेंगे। इंग्लैंड के स्पिनर जैक लीच भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में नहीं खेलेंगे। जैक लीच को पहले टेस्ट के दौरान फील्डिंग करते समय बाएं घुटने में चोट लगी थी। शानदार फॉर्म में चल रही भारतीय टीम आज आईसीसी अंडर-19 विश्व कप के ग्रुप 1 के आखिरी सुपर 6 मैच में नेपाल के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। इस मैच में टीम इंडिया की कोशिश जीत हासिल कर सेमीफाइनल में जगह पक्की करने पर होगी। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की आज से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में शुरुआत होने जा रही है। इन खेलों का उद्घाटन समारोह हनवांग दोरजी स्टोबरडेन स्टेडियम में होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC ब्रेक के बाद विकास स्वागत शुरू करते हैं बची हुई खबरों का अब एक्सप्रेस अंदाज में। शीतकालीन खेलों का प्रथम चरण पहली बार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 से 6 फरवरी तक होगा आयोजित। दूसरे चरण में 21 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में इसे आयोजित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता यानिक सिनर ने कहा कि ये ट्रॉफी उनके लिए सिर्फ एक शुरुआत है। सिनर ने अपने माता पिता की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने उन पर कभी किसी तरह का दबाव नहीं डाला। प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वॉल्वरहैम्पटन वॉन्डर्स पर 4-3 की रोमांचक जीत हासिल की। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए कबी मेनू ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल किया। इस जीत के साथ ही मैनचेस्टर यूनाइटेड लीग में 7वें स्थान पर आ गए। EPL के एक अन्य मुकाबले में वेस्ट हैम को बॉर्नमाउथ के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ को लेकर संतोष करना पड़ा। बॉर्नमाउथ ने तीसरे मिनट में बढ़त बनाई। वेस्ट हैम की तरफ से 61वें मिनट में बराबरी का गोल हुआ। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड ने गिटाफे को 2-0 से हराने में सफलता पाई। रियल के लिए दोनों गोल जोसेलो ने किए। इस जीत के साथ टीम शीर्ष पर। दोस्ताना मुकाबले में रोनाल्डो के क्लब अल नस्र ने मेसी के क्लब इंटर मायामी पर 6-0 की बड़ी जीत हासिल की। इस मुकाबले में मेसी केवल 7 मिनट के लिए मैदान पर उतरे, वहीं रोनाल्डो चोट के कारण मैदान पर नहीं उतरे। मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर एरिक टैन हैग का कहना है कि अब मार्कस रैशफोर्ड से जुड़े विवाद पर विराम लगना चाहिए। उन्होंने रैशफोर्ड को अपने गलत रवैये की
सजा के बारे में कहा कि वो उन्हें मिल चुकी है। एस्टन विला ने फॉरवर्ड मॉर्गन रॉजर्स को मिडलस्ब्रो से साइन किया। मॉर्गन ने सीजन में चैंपियनशिप क्लब बोरो के लिए 7 गोल और 9 असिस्ट किए हैं। लुइस हैमिल्टन 2024 के सत्र में समाप्ति मर्सिडीज को छोड़ देंगे। 7 बार के विश्व चैंपियन हैमिल्टन 2025 में फेरारी के साथ जुड़ने जा रही है। उन्होंने 11 साल तक मर्सिडीज के साथ जुड़े रहने के लिए और उस दौरान कई खिताब जीते। 9 साल के अंतराल के बाद फॉर्मूला 1 की वापस मलेशिया में लाने का प्रयास किया जा रहा है। मलेशिया में पिछली बार 2017 में फॉर्मूला 1 रेस का आयोजन किया गया था। हॉरर थ्रिलर फिल्म द एक्सॉर्सिस्ट बिलीवर 6 फरवरी को जियो सिनेमास पर आ रही है। 7 फरवरी को आप द मार्वल्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। मूवी पेडनेकर की फिल्म भक्षक 9 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर आ रही है। ये फिल्म सोशल ड्रामा पर आधारित है। संजय लीला बंसाली की पहली वेब सीरीज हीरा मंडी का फर्स्ट लुक किया रिलीज। फिल्म लाल सलाम का निर्देशन ऐश्वर्या रजनीकांत ने किया और ये 9 फरवरी को रिलीज होगी। आगामी एक्शन थ्रिलर क्रैक का निर्देशन आदित्य दत्त ने किया। फिल्म में अर्जुन रामपाल और एमी जैक्सन मुख्य भूमिका में। दिव्या खोसा कुमार की आने वाली फिल्म हीरो हीरोइन का दूसरा नया पोस्टर रिलीज हुआ। बॉक्स ऑफिस पर हनुमान फिल्म का बिजनेस पहुंचा 300 करोड़ क्लब के नजदीक। अभिनेत्री नोरा फतेही अपनी आगामी फिल्म क्रैक जीतेगा तो जिएगा को लेकर चर्चा में। अपने पोस्ट के जरिए वो फिल्म की डबिंग करते हुए नजर आई। नाग अश्विन के निर्देशन में बनी फिल्म कलेक 2898 AD को लेकर दर्शकों में भारी उत्साह। रिपोर्ट्स की माने तो प्रभास स्टार इस फिल्म में विजय देवरकोंडा गेस्ट अपीयरेंस में आ सकते हैं नजर। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।